हमेशा दुनिया में जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं अपने आप को, हालांकि मैं मानता नहीं कि वो डेवलप्ड है, लेकिन तथाकथित डेवलप्ड है, सो कॉल्ड डेवलप्ड है, वो कभी भी गरीब देशों को पूंजी देते नहीं, बल्कि गरीब देशों की पूंजी अपने यहां खींच कर ले जाते। और वो कैसे चलता है? अंकटाट के कुछ फिगर्स है मेरे पास, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उनकी कुछ रिपोर्ट मेरे पास है। तो अंकटाट की रिपोर्ट है 95-96 की, लेटेस्ट तो नहीं कह सकता, 95-96 की है, उसके बाद मुझे आई नहीं, तो इसलिए मैं आगे की बात कर नहीं सकता। 95-96 की अंकटाट की रिपोर्ट कह रही है कि 95-96 में दुनिया के अमीर देशों से गरीब देशों में कितनी पूंजी गई, और उसी समय में दुनिया के गरीब देशों से अमीर देशों में कितनी पूंजी आई, उसके उसमें कुछ फिगर्स हैं। तो गरीब देशों से जो पूंजी अमेरिका में चली गई, यूरोप में चली गई, उसकी बात तो बाद में, पहले इनके देशों से आई कितनी गरीब देशों में। तो डेवलपिंग कंट्रीज की संख्या अंकटाट से उसमें 120 मानी जाती। तो 120 गरीब देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में जो पूंजी आई एक साल में, वो करीब है $500 बिलियन। और इसमें क्या क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन लोन है, फॉरेन एड है, तीनों चीजें, कर्जा है, विदेशी पूंजी है और विदेशी सहायता है, तीनों तरह की पूंजी मिला के $500 बिलियन आया गरीब देशों में। और उसी समय में, उसी एक साल में इन देशों से कितना चला गया अमेरिका और यूरोप में, तो उसके फिगर्स हैं $725 बिलियन। माने $725 बिलियन गरीब देशों से अमीर देशों में चला गया और $500 बिलियन अमीर देशों से गरीब देशों में आया। तो कौन किसको पूंजी दे रहा है और कितने बड़े लेवल पे धोखा चल रहा है सारी दुनिया में। अमीर देश कभी पूंजी किसी को दे नहीं सकते, ये पूंजी जो है गरीब देशों से अमीर देशों में जाती है। एक साउथ कमीशन है, और साउथ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे बहुत दिनों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1986 से 1989 के बीच में वो साउथ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल थे। माने हिंदुस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर बनने के पहले वो हिंदुस्तान की 3 सरकारों के एडवाइजर रह चुके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बड़े भारी अर्थशास्त्री, सारी दुनिया में उनकी बड़ी भारी इज्जत भी है एक अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में। तो ये व्यक्ति जब हिंदुस्तान में एक अर्थशास्त्री के रूप में काम करता है तो क्या कहता है, और जब ये आदमी वित्त मंत्री हो जाता है तो क्या कहता है। तो जब ये साउथ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे तो इन्होंने एक केस स्टडी किया है, वो केस स्टडी मेरे पास है और उस पर मैंने कई लेख भी लिखे थे। वो क्या है कि 86 से 89 के बीच में दुनिया के 17 गरीब देशों के बारे में उन्होंने कुछ आंकड़े दिए थे, जिनमें हमारा देश है, पाकिस्तान है, बर्मा है, बांग्लादेश है, मलेशिया है, वगैरह वगैरह, नजदीक के गरीब देश है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि इन 17 गरीब देशों में 1986 से 1989 के बीच में कितनी पूंजी आई है और इन देशों से कितनी पूंजी चली गई है कैपिटल फ्लाइट के रूप में, उसका उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिया। तो वो स्टैटिस्टिक्स है कि 86 से 89 के बीच में 17 गरीब देशों में अमीर देशों से $215 बिलियन आया, जिसमें एफडीआई है, फॉरेन लोन है, फॉरेन असिस्टेंस है, फॉरेन एड है, सब है, सारा मिला। तो $216 बिलियन आया और चला कितना गया 1986 से 89 के बीच में इन गरीब देशों से अमीर देशों में जो पैसा चला गया वो कितना है, तो वो है $345 बिलियन। ये खुद ही कह रहे हैं कि पूंजी आती नहीं है कभी। तो जो आदमी वित्त मंत्री बनने के पहले ये सिद्ध करता रहा हो कि कभी भी अमीर देशों से गरीब देशों में पूंजी आती नहीं है, वो आदमी वित्त मंत्री बनने के बाद कैसे अचानक से 180 पे टर्न कर सकता है, ये मेरे समझ में नहीं आया आज तक। और वो आदमी ऐसे टर्न कर सकता है उन्हीं दिनों में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब इस देश में फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बने थे, उसके 1-1.5 महीने पहले फ्रांस का एक अखबार है, उसका नाम है लमॉन, उसमें एक न्यूज आइटम छप गया था। क्या न्यूज आइटम था? हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी सत्ता में आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह विल बी द नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बात मैं कह रहा हूं मई 1991, और मई 1991 में इलेक्शन नहीं हुआ था, इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था। राजीव गांधी जिंदा थे, उनकी मृत्यु 20 मई 1991 को हुई है। ये उसके पहले का आर्टिकल है और ये लमॉन्ड में छपा।
मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कटिंग भेजी और कहा कि देखो ये क्या है। तो मैंने भी आश्चर्य से उसको पढ़ लिया कि कैसे लमोंड कहता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह विल बी द नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उसमें खबर क्या है, फ्रेंच में जो वाक्य है उसका हिंदी में करके आपसे कह रहा हूं कि हमारे विश्वस्त सूत्रों की जानकारी के अनुसार डॉक्टर मनमोहन सिंह अगले फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, जो चाहे जो पार्टी सत्ता में आ जाए। और वो कटिंग लेके मैंने मेरे कुछ दोस्तों को दिखाई तो कई लोग कहते थे कि यार पता नहीं फालतू की बातें हैं, ऐसी तो चलती रहती है। ब्रिटेन के बहुत सारे टैबलॉइड्स हैं जो कुछ ना कुछ छापते ही रहते हैं, फ्रांस में भी कुछ ऐसे ही चल गया होगा तो उन्होंने भी लिया कि कहीं मस्ती में छाप दिया होगा। लेकिन बाद में जिस दिन मैंने देखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर की शपथ दिलाई जा रही है तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये हुआ कैसे? मेरे एक परिचित हैं, वर्ल्ड बैंक में काम करते हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, मेरे इलाहाबाद के रहने वाले। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी, ये क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि तुमको मालूम नहीं है, वर्ल्ड बैंक ने बहुत पहले तय कर लिया था कि मनमोहन सिंह को ही फाइनेंस मिनिस्टर बनाना। तो मैंने उनसे पूछा कि वर्ल्ड बैंक का मनमोहन सिंह से क्या रिश्ता है? तब उन्होंने मुझे बताया कि मनमोहन सिंह वर्ल्ड बैंक में 10 साल तक सर्विस कर चुके और जो वर्ल्ड बैंक का कर्जा उन्होंने लिया है वो कर्जा उनको चुकाना है। तो वो कर्जा चुकाने के लिए वर्ल्ड बैंक उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनवा रहा है और तुम में से किसी में दम नहीं है जो उसको रोक सके फाइनेंस मिनिस्टर बनने। तो मैंने सोचा कि इस देश की पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को क्या हुआ। मैंने हमारा पार्लियामेंट तय नहीं कर रहा है कि हु विल द नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये वर्ल्ड बैंक तय कर रहा, IMF तय कर रहा। और वर्ल्ड बैंक क्यों तय कर रहा, IMF क्यों तय कर रहा? क्योंकि वर्ल्ड बैंक को अपनी कुछ कंडीशनैलिटीज इस देश में लागू करानी है, तो उनको अपना आदमी चाहिए, तो उन्होंने अपना आदमी रखवा दिया इस देश में। बाद में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए तो हिंदुस्तान में अपने पूरे टेन्योर में वो आदमी ₹1.25 टोकन मनी लेता था तनख्वाह के रूप में। तो मेरे दिमाग में रोज प्रश्न उठता था कि बाकी का पैसा कहां से आता है। तो निश्चित रूप से वर्ल्ड बैंक के पेरोल पर काम करने वाला आदमी इस देश में फाइनेंस मिनिस्टर बना, और वर्ल्ड बैंक के पेरोल पर काम करने वाला आदमी जब फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा तो वर्ल्ड बैंक की बातें करेगा। जो आदमी फाइनेंस मिनिस्टर बनने के पहले एक बात कहता हो और फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद ठीक उसके उल्टी बातें कहना शुरू कर देता हो, तो ऐसे आदमी को तो मैं सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉस्टिट्यूट के अलावा और कुछ कह नहीं सकता। शायद आपको लगा है कि ये मैंने बहुत कड़ी बात कह दी है, लेकिन यही सच्चाई है। एज ए गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ 3 प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो कुछ कहते थे उसका ठीक उल्टा काम उन्होंने जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो किया है देश, और उसके नतीजे इस देश को भुगतने पड़ेंगे अगले 20 साल में, जो कुछ वो करके चले गए। और उसके बाद नाटक चला इस देश में। एक बार मनमोहन सिंह ने इस्तीफा दिया, आप शायद याद करिए इस बात। तो जैसे ही मनमोहन सिंह ने इस्तीफा देने की बात कही तो सबसे पहली चिट्ठी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की आई हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कि आप उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे, और नहीं किया गया उनका इस्तीफा। जबकि कांग्रेस के अंदर मनमोहन सिंह के खिलाफ भयंकर रिजेंटमेंट, बहुत सारे कांग्रेसियों को उनका ग्लोबलाइजेशन पचा नहीं था, उनका लिबरलाइजेशन भी नहीं पचा, और सारे कांग्रेसी एक स्वर से मांग करते थे कि आपके इस ग्लोबलाइजेशन ने किया क्या। वो वायदा करते थे कि मैं 3 महीने में महंगाई को जमीन से ला दूंगा, तो पता चला 3 महीने में महंगाई और 3 गुना बढ़ गई। तो कांग्रेसियों को लगा कि हमारा तो वोट बैंक चला गया, तो मनमोहन सिंह के खिलाफ जमकर अटैक होना शुरू हुआ। तो मनमोहन सिंह को रिजाइन करने की स्थिति पैदा कर दी इन लोगों ने। लेकिन वर्ल्ड बैंक से पहली ही चिट्ठी आई इस देश में कि आप उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे, और उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। और यही नाटक अभी ताजा कुछ दिन पहले हुआ चिदम्बरम साहब के साथ। आपको याद है चिदम्बरम साहब ने एक बार धमकी दी कि मैं रिजाइन कर दूंगा। तो जैसे ही चिदम्बरम की धमकी आई वैसे ही वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का बयान आ गया अखबार में कि चिदम्बरम साहब अगर चले जाएंगे तो लिबरलाइजेशन का क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, माने वर्ल्ड बैंक के इंटरेस्ट का क्या होगा। सीधी सी बात वो कहनी चाहिए। तो वो ये नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड बैंक के इंटरेस्ट का क्या होगा, वो कहेंगे लिबरलाइजेशन का क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा। यही मनमोहन सिंह के जमाने में करते। और ये कितने बड़े लेवल के इंटेलेक्चुअल प्रॉस्टिट्यूट हो सकते हैं। चिदम्बरम साहब मनमोहन सिंह से 2 कदम आगे, ये लंदन गए थे। अक्टूबर 96 की बात कह रहा हूं। अक्टूबर 96 में ये लंदन गए थे, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट क्या दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज हिंदुस्तान में 200 साल के लूटने के लिए आए थे। मैं आपको फिर से इनवाइट करने आया हूं कि अगले 200 साल के लिए फिर इस देश में आप लूटने के लिए चले आइए, एंड देयर विल बी अ ह्यूज रिवार्ड फॉर यू। क्या कहें इसको सिवाय ट्रेटर के? दूसरा कोई शब्द मुझे मिलता नहीं जो मैं चिदम्बरम के लिए इस्तेमाल करूं। एक ऐसा व्यक्ति इस देश में फाइनेंस मिनिस्टर है जो लंदन में जाके कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 200 साल के लिए आई थी और आपने हमको लूटा। मैं आपको दोबारा निमंत्रण देने आया हूं कि अगले 200 साल के लिए फिर आ जाइए और लूट कर ले जाइए इस देश। तो ऐसे लोग जब इस देश में फाइनेंस मिनिस्टर बनना शुरू हो जाए तब तो इस देश का बंटाधारी होने लगा। और तब मुझे शक होने लगा है कि सच में कोई लिबरलाइजेशन चल रहा है क्या। और मैं मानता नहीं कोई लिबरलाइजेशन चल रहा है। एक्चुअली ये रिकॉलोनाइजेशन का एक दूसरा प्रोसेस है। और उस लिबरलाइजेशन के नतीजे क्या निकल रहे हैं? विदेशी पूंजी के स्तर पे कुछ आया नहीं आपके देश में, जो कुछ आया उससे ज्यादा चला गया। और अगर एक दूसरा हिसाब और जोड़ना शुरू कर दूं कि फाइनेंशियल मार्केट में जो थोड़ी सी विदेशी पूंजी आ गई थी उससे नतीजा क्या हुआ था? 100-150 रुपए वाला शेयर 1500 में पहुंच गया था, 2000 में पहुंच गया था। जिसको देखो वो शेयर खरीदने के लिए पागल था इस देश में। मुझे वो दिन याद है कि मेरे घर के सामने जो पान बेचता है इलाहाबाद में, वो रोज सवेरे सवेरे आता था, मुझसे पूछता था राजीव भाई आज एसीसी का दाम क्या? तो मैं कहता था भाई तुमको क्या लेना देना एसीसी का? नहीं मैंने एसीसी खरीदा। मैंने कहा कहां से तुम्हारे पास पैसा आ गया? कि बीवी के गहने गिरवी रखे हैं, मैंने एसीसी खरीदा। क्या होने वाला है? चल लगा आप तो बेवकूफ आदमी, आपको मालूम नहीं मैं रातों रात लखपति होने जा रहा हूं। आज ये 1500 का है, कल 2000 का हो जाएगा, फिर 3000 का हो जाएगा, फिर 3500 का हो जाएगा। आप देखिए रातों रात लखपति हो जाऊंगा। और ऐसे हिंदुस्तान में बहुत इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद करके शेयर बाजार में पैसा लगा दिया, जिन्होंने बीवी के गहने गिरवी रख के शेयर बाजार में पैसा लगा दिया, जिन्होंने मारुति की कार गिरवी रख के शेयर बाजार में पैसा लगा दिया। और मनमोहन सिंह उस समय चिल्ला रहे थे कि देखिए ग्लोबलाइजेशन का नतीजा निकल रहा है, इकोनॉमी बूम कर रही है। माने शेयरों के दाम बढ़ रहे हैं तो मनमोहन सिंह कहते थे कि इकोनॉमी बूम कर रही है। कोई भी रद्दी से रद्दी अर्थशास्त्री इस बात को कह नहीं सकता कि शेयरों के दाम बढ़ने से कंपनियों की अपनी प्रोडक्टिविटी पे कोई गहरा असर पड़ रहा है। ये जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी के शेयर के दाम बढ़ रहे हो वो कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। ये बहुत बार इन्फ्लेटेड होती है चीजें। लेकिन मनमोहन सिंह जैसा आदमी जब पार्लियामेंट में यह तर्क देता था कि देखिए मैंने जो लिबरलाइजेशन किया, जो ग्लोबलाइजेशन किया, उससे शेयर बाजार में इतना तेज उछाल आया है। एक दिन पता चला कि बुलबुला फट गया, गुब्बारे में जितनी हवा भरी थी वो सब फट गई। तो पता चला कि 2500-3000 से बिकने वाला शेयर जमीन पे आके गिरा 100 रुपए में, 150 रुपए में, 200 रुपए में कोई खरीदने को तैयार। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने एक कमेटी बैठाई, पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई गई रामनिवास मिर्धा की अध्यक्षता में। उन्होंने काम किया, 2-3 महीने में रिपोर्ट आई कि ये जो विदेशी पूंजी को हमने छोड़ दिया शेयर बाजार में आने के लिए, वो जो खोल दिया हमने शेयर बाजार में आने के लिए, उसी का नतीजा निकला कि उन्होंने पहले शेयरों के दाम बढ़ा दिए और हिंदुस्तान के लोगों ने क्या किया कि अपने खून पसीने की कमाई को शेयर बाजार में झोंक दिया ले जाके। फिर जब उनको जरूरत पड़ी तो यहाँ से लेकर उड़ गए, तो पता चला जमीन पे आके हम गिरे। कमेटी की फाइंडिंग है, ये मेरी नहीं, कि हिंदुस्तान में विदेशी पूंजी निवेशकों ने कुछ 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके हिंदुस्तान के लोगों का 70,000 करोड़ लूट लिया। इतनी बड़ी डकैती आपके देश में पड़ गई और आपने किसी ने FIR तक दर्ज नहीं करी। और बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग जो अपने आप को 30 मार्खा कहते थे, जो कहते थे कि शेयर बाजार की नब्ज तो हमारी टिप पे रखी हुई है, वो सब मुंह छुपा के पता नहीं कहां दुबक गए, नजर नहीं आते। इसी देश में हुआ ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर कि एक एक कंपनी आई जिसने 400 करोड़ मार्केट से उठा लिया, पता चला कि वो कंपनी आज कहीं है भी। जिस कंपनी ने कभी नट बोल्ट नहीं बनाया, जिन्होंने कभी प्रोडक्शन के क्षेत्र में कोई एक नए पैसे का काम नहीं किया, वो आए और मार्केट से 420 करोड़ उठा ले गए, कोई 480 करोड़ उठा ले गया, कोई 500 करोड़ उठा ले गया, कोई 1000 करोड़ उठा ले। मैंने लूट की खुली छूट मची हुई, कोई कानून नहीं था, कोई रोक नहीं थी, कोई गाइडलाइंस नहीं थी। तो यही चिल्ला रहे थे कि देखिए इकोनॉमी में तरक्की हो रही है इस देश में। मालूम नहीं था कि इस देश के लोगों की जेब काटी जा रही है।